नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मीनिंग समझा है एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ और किस तरीके से वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी थी वो इसमें समझेंगे हम। एंड सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट का मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा आप चले जाइए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और हमारे मीनिंग के बाद में व्हाट इज द पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो लिटिल बिट रिव्यू ऑफ द हिस्ट्री, प्लीज गो टू दिस। एंड इन दैट केस वी आर नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएगा, दिस इज द पार्ट थर्ड, P4 प्रीलिम्स लगाइए यहाँ पर। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, इसी पार्ट को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? दिस इज पार्ट थर्ड, डोंट फॉरगेट दिस। एंड व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। समझा देता हूं। देखिए यहां से, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो समझा चुका, अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी, वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ये कौन से पार्ट में है? दिस इज पार्ट थर्ड। इसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो कौन से पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगेन पार्ट थर्ड है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा की अपनी अलग हिस्ट्री है। देखिए ये पहला लिखित दस्तावेज है। दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकारों से इसके संबंध में जो पहला दस्तावेज है उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का इतिहास शुरू होता है आपका इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में 1215 में किंग जॉन थे उस समय, 1215 किंग जॉन। तो ही गेव सम रिटन एश्योरेंस, लिखित में उन्होंने एक एश्योरेंस दिया अपने सिटीजन्स को, नो सर्टेन राइट्स मेंशन्ड देयर इन शैल बी प्रोटेक्टेड फॉर यू। तो अपनी जो जनता है, प्रजा है वहां की इंग्लैंड में, उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इस दस्तावेज में जो अधिकार वर्णित हैं वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। तो दैट डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। तो वहीं से हम रिलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन वहीं से ट्रेस किया जाता है। तो इंग्लैंड के लिए जो मैग्ना कार्टा था, भारत के लिए, इंडिया के लिए वही चीज हो गई पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप? ये है ना, बहुत छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ने में भलाई है। तो किंग जॉन गेव एश्योरेंस टू द इंग्लिश पीपल फॉर रेस्पेक्ट ऑफ देन एंशिएंट लिबर्टीज। उस समय की जो उनको लिबर्टीज देनी थी उसके लिए उन्होंने रिटन एश्योरेंस दिया, और जिस डॉक्यूमेंट को के द्वारा दिया गया उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक। सो बेसिकली मैग्ना कार्टा था, ये रिटन डॉक्यूमेंट था, बता चुका। इट इज द एविडेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश पीपल। अब इसके बाद में क्या किया? 1215 के बाद में फ्रॉम टाइम टू टाइम किंग हैड टू एक्सीड मेनी राइट्स टू सब्जेक्ट्स। ये हिस्ट्री के पार्ट हो गया बस ये, यानी कि छोटी सी बात कि शुरुआत कहां से हुई? 1215 से हुई। फिल्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर कुछ और राइट्स दे दिए, फिर कुछ और राइट्स दे दिए, और यहां पर जाकर के 1689 में जो अभी तक सभी राइट्स दिए गए, कहां से कहां तक? 1215 से 1689 तक, उन सभी राइट्स को कंसोलिडेट करके एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो 1215 देन केम 1689। ये सीक्वेंस याद कर लेना, प्रीलिम्स में काम आएगी। बिल ऑफ राइट्स कंसोलिडेटेड ऑल इंपॉर्टेंट राइट्स एंड लिबर्टीज। तो 1215 में मैग्ना कार्टा, 1689 में बिल ऑफ राइट्स। इस तरीके से आपको वो मैच, करेक्टली मैच के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। You will have to do like that. Thereafter come the turn of France in 1789. What happened in France? The document relating to fundamental right is what? Declaration of Rights, Man and Citizen. ये समझ लीजिए। 1789 में पहले शुरुआत कहां से हुई थी? 1215,
फिर 1689, ये दोनों इंग्लैंड के हैं, एंड देन केम 1789 आफ्टर, यानी कि 100 साल के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन। अब यहीं पे आकर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिल ऑफ राइट्स कहां का था, बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड का था या बिल ऑफ राइट्स फ्रांस का था, इतने प्रिसाइसली पूछ सकते हैं आपसे। तो डोंट फॉरगेट बिल ऑफ राइट्स कहां पर था, इंग्लैंड पे था। और फ्रांस का डॉक्यूमेंट कौन सा था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड द सिटीजन, मैन एंड द सिटीजन, ध्यान रखना, मैन एंड वुमेन नहीं लिखा इन्होंने, आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा, पुरुष और नागरिक, पुरुष महिलाएं भी नहीं लिखा इन्होंने, या केवल सिटीजन्स लिखते तभी बात समझ में आती, लेकिन इनका नाम है। मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, ताकि आप लोग याद कर पाए अच्छे तरीके से फ्रांस के डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, इतना ही याद करना है बस। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या कहा, डिक्लेयर्ड द नेचुरल इनएलिनेबल एंड सेक्रेड राइट्स ऑफ मैन। अब समझिए क्या है, देखिए इन शब्दों का वैल्यू समझिए। फ्रांस में इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दे डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स एज नेचुरल, पहला टर्म क्या है, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक अधिकार, ऐसे राइट जो किसी भी व्यक्ति को इसलिए मिलने चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग है, ही इज द पार्ट ऑफ नेचर, और नेचुरली ही किसी भी व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। इनएलिनेबल, ऐसे अधिकार जिससे आपको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इनएलिनेबल का मतलब हुआ, जैसे समवन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज क्लोथ्स, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से विरक्त किया जा सकता है, बट नॉट फ्रॉम हिज स्किन, उसकी खाल नहीं हटा सकते आप। तो जो स्किन है वो है इनएलिनेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, है कि नहीं है। तो उसी तरीके से देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर इनएलिनेबल, तो दैट डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रांस डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स एज इनएलिनेबल। सेक्रेड राइट्स, पवित्र अधिकार, सेक्रेड राइट्स मींस यू शुड नॉट वायलेट दीज राइट्स, पवित्र हैं ये, इनको अपवित्र नहीं करना, मींस डोंट इन्फ्रिज दीज राइट्स, इन अधिकारों का उल्लंघन मत करना। कोई चित्र, कोई भी वस्तु अगर आपके लिए पवित्र हो जाती है तो आप क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, है ना। गीता, कुरान, मंदिर, ये सब चीजें हमारी सेक्रेड हैं, तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं है। उसी तरीके से कुछ राइट्स को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि दीज राइट्स शुड बी कंसिडर्ड एज सेक्रेड राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि दीज राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी शुड इन्फ्रिंज दोज राइट्स, नोबडी शुड डिसरिस्पेक्ट दोज राइट्स। प्लीज लेट मी नो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कम ऑन हरी अप। देन केम आफ्टर द ब्रिटिश, आफ्टर द फ्रांस केम द टर्न ऑफ अमेरिकन्स। अमेरिकन्स incorporated the Bill of Rights in the Constitution. नेक्स्ट लेवल, अब यहां पर आ गया, देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों का एक एग्जांपल सेट हो गया, फ्रांस का एग्जांपल सेट हो गया, अब आया अमेरिकन का नंबर। अमेरिकन काफी आगे निकल गए अभी, उन्होंने उस बिल ऑफ राइट्स का, दे इनकॉर्पोरेटेड दीज राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में का दर्जा दे दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात हो गई अभी, जो मैं समझाऊंगा आपको। देखिए अभी देखिए, अगर क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स में आ जाए तो ध्यान रखना, अमेरिकन्स वर द फर्स्ट टू गिव बिल ऑफ राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, इसको मैं समझाता हूं है क्या। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना और एक है ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून हुआ, और एक हुआ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस झलकती है। आपके देश का जो सर्वोच्च कानून है, और एक आपका, ऐसे समझिए, इफ आई, ऐसे आई शो यू लाइक दिस, दिस इज वन बुक, दिस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ बुक फॉर यू, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज a law. You cannot say it is not important, but it is not as important as this. This is ordinary law, this is constitutional law. So if I incorporate something into this, automatically it means I am giving more respect to those things. If I am adding a chapter of fundamental right to this book, that is the Constitution, it means I am indicating that these rights should be given more priority than any other right. These are some special rights.
तो गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मींस गिविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू द राइट्स, वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। तो प्लीज लेट मी नो, ये जो इनकॉर्पोरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वैल्यू समझ में आई नहीं आई आपको? जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हुआ, संवैधानिक दर्जा देना हुआ, ये आपको बात समझ में आई नहीं आई है? लेकिन आप सीक्वेंस को ध्यान रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केम। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, ये एक छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा वीडियो था, इसमें आप वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जा करके समझेंगे कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया, इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। थैंक यू वेरी मच।